नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पहली खबर, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई होगी। सोमवार को बजट सत्र पर चर्चा के दौरान लोकसभा में डीएमके सांसदों ने नई शिक्षा नीति को लेकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ वेल में आकर नारेबाजी भी की। लेकिन नई शिक्षा नीति है क्या और इस पर डीएमके का विरोध क्यों है, सरकार की इस पर क्या दलील है, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए आगे दिखाएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर है। बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी देखने को मिली। तीसरी खबर हिमाचल प्रदेश से रहेगी। यहां विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बजट अभिभाषण पढ़ा और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। अब मंगलवार से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी। इसके बाद हमारी चौथी खबर देश की राजधानी दिल्ली से रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एबीवीपी के एक कार्यक्रम में शामिल हुई और अपने विचार छात्रों के साथ साझा किए। हमारी पांचवी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां इंदौर के महू शहर में दो गुटों के बीच झड़प देखने को मिली। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद एक पक्ष की ओर से जुलूस निकाला गया, जिसके विरोध में दूसरे पक्ष ने पत्थरबाजी कर दी और हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इसके बाद हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से है। यहां होली के त्यौहार पर मंदिरों को खास तरीके से सजाया गया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें। बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत संसद के बजट सत्र की खबर के साथ करेंगे। सोमवार को बजट सत्र के दूसरे फेज की शुरुआत हुई। इस दौरान डीएमके सांसदों ने नई शिक्षा नीति पर सरकार के खिलाफ वेल में जाकर जमकर हंगामा किया, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डीएमके तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है। सोमवार को संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज की शुरुआत हुई। इस दौरान दोनों सदन में विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में डीएमके सांसदों ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ विरोध जताया और वेल में आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया और डीएमके पर तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य खराब करने का आरोप लगाया। स्पीकर सर, around 2,000 crores originally meant for Tamil Nadu for PM Shri have been diverted to other states due to the state's opposition to MEP 2020. Sir, through you, I would like to raise concern which has been expressed by our Chief Minister through MK Stalin that this is a death knell on cooperative federalism. And sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister also that is it right to use the financial allocation which is meant for actually spending the education, the school education children, is it right to use it as a revengeful tool against the state government, which is actually affecting the education? I would like to ask the union government through you, sir, that will it assure the parliament that no state will face fund cuts for rejecting a policy not mandated by law? The kind of discussion we had with Tamil Nadu government in previous months, if they will, it's not that they are now, they have changed their stand. At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PMCD. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who raised the question. She also came to see me with Honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. Let them come. And Government of India is open on this issue.
many more, Speaker sir, many more non-BJP states, especially Congress, Karnataka. Let me give the example. Karnataka is accepting the NEP and they have some reservation verbally on NEP, but they are implementing PM3. In Himachal, they are implementing PM3. Right now, my friend, Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP rule state, the same Tamil Nadu state. देश भर में लागू की जा रही नई शिक्षा नीति और 3 भाषाओं के विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, डीएमके केवल हल्ला करके विषय को भ्रमित करना चाहते हैं, जबकि पिछले दिनों में भारत सरकार की तमिलनाडु सरकार से चर्चा हुई थी और इसमें समझौते का एक नया रास्ता भी निकला था। बावजूद इसके विरोध करना ठीक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारी सरकार को पीएम श्री एलोकेशन देने में कोई आपत्ति नहीं है। Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are dishonest, my dear friends. They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't put allegation against government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. They are devouring the right of Tamil Nadu students. इधर राज्यसभा में विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र, अमेरिकी फंडिंग के मुद्दों पर नोटिस को खारिज दिया गया है। हालांकि जेपी नड्डा ने कहा कि नियमों के तहत हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। I am thankful to you because you have given me this opportunity to speak regarding particularly that this house do suspend all listed business for the day to discuss the voter ID publication in चर्चा करना तो सीखो। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है विपक्ष का और ये भारतीय संविधान, भारतीय संसद को एक तरीके से देश के सामने इस इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने का तरीका है। एंड दे शुड कम एंड द गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस एनीथिंग। कोई भी बात कहेंगे उसको हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं इनके वॉकआउट को घोर निंदा और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूं और आगे इनको सुबुद्धि मिले ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और देश को मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर तरीके के चर्चा के लिए तैयार है और देश को जिम्मेवारी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश सिर्फ इस देश की छवि दुनिया में स्थापित हुई है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हम अपने घर में सारी चीजों को करने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने। बता दें कि 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सेशन में 16 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार वक्फ संशोधन समेत 36 बिल ला सकती है। ऐसे में संसद का बजट सत्र आगे और भी हंगामेदार होने का आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब खबर हरियाणा से है, जहां विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने सामने दिखा। वहीं शून्यकाल में स्पीकर हरविंदर कल्याण ने विधायकों के बोलने की समय सीमा 3 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट भी की, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुशी व्यक्त की। सोमवार को हरियाणा के बजट सत्र का दूसरा दिन था। इस दौरान सदन में राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हुई, लेकिन प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस देखने को मिली। मेवात विकास बोर्ड के गठन पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल उठाया, तो मंत्री विपुल गोयल ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। मेवात डेवलपमेंट बोर्ड 16 जनवरी 1980 को गठित किया गया था और इस उद्देश्य से गठित किया गया था। The object of the constitution of the above board and the 2 committees is to ameliorate and the conditions of poverty, unemployment, economic and social backwardness of this area and to raise the standard of living of this area, which has shown few signs of
upward trend despite the development program undertaken during the successive 5-year plan. अगर मेवात डेवलपमेंट बोर्ड और मेवात जैसे इलाके के लिए भी विकास की राशि घट जाएगी तो अपने आप दिखाती है। बजट पे उसकी चर्चा हो जाए। नहीं, बजट पे मैं सर इसमें अभी आ रहा हूँ, मैं अपने सवाल पे आ रहा हूँ। इन्होंने सप्लीमेंट पे आ रहा हूँ सर, इन्होंने जो बोर्ड के साथ ये मैंडेट किया था और एक सरकार गलत बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल है। 2022-23 के अंदर मैंने 24-25 बताई है। 14 करोड़ 25 लाख रुपए, जिसको 3 करोड़ रुपए कह रहे हैं, 14 करोड़ 25 लाख रुपए खर्चे है। देखिए ना ये रहा, मैं टेबल दिया हुआ 24-25 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं 24-25 की बात ही बता रहा हूँ। 24-25 में 19 करोड़ 50 लाख है। मैं आपके जवाब में से 24 करोड़ मेरे पास भी जवाब की कॉपी है। 19 करोड़ 50 लाख है। आप अपनी डिटेल उठा के देखो सर, ये मिनिस्टर अपने दिए हुए। अरे ये रहा मेरे पास भी जवाब की कॉपी। आपने कौन सा जवाब पढ़ा हुआ है? देख रहा हूँ मंत्री जी तैयार। इससे पहले कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने जमीन पर कब्जे को लेकर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि रोहतक विधानसभा में सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। इस दौरान बीबी बत्रा ने वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर भी सवाल उठाया, जिस पर सीएम नायब सैनी ने जवाब दिया। बड़ा दुख होता है मंत्री की रिप्लाई से, और दुख होता है तथ्यों के साथ में। ये कितना ज्वलंत मुद्दा है जिसको भूमाफिया काबू कर रहा है, और मंत्री की रिप्लाई जी से ये लगता है कि इसमें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आज आप उस जमीन के ऊपर कब्जा करवा रहे हो। मैं इसके फैक्ट्स ऑनरेबल कोर्ट स्पीकर साहब के सामने रखूंगा। 32.5 एकड़ में 12 एकड़ जलाशय था। आज से 125 साल पहले, आज की बात नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है जलाशय, पौंड, जो प्राकृतिक हमारी चीजें हैं उनको धरोहर की तरह संभाल के रखना है। ये नहीं कि उसमें कोई कब्जा कर ले और कुछ कर ले। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो लैंड की बात हो रही है वक्फ बोर्ड की लैंड है, और ये 1 अगस्त 2023 ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और वहाँ पर किसान पट्टे पर लेकर के इस भूमि को वो अपनी फसल करता है इस भूमि के ऊपर। और इसमें से जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, एक नाला निकाला है उसके बीच में, और उसमें पानी नहीं था, वो उबड़ खाबड़ लैंड थी, उसको समतल किया उन्होंने। समतल करके आज भी वहां पर वो अपनी फसल उगा रहे हैं, और उसका हर वर्ष पट्टा लेते हैं। उसके ऊपर कब्जा नहीं है किसी पर, और उसकी नेचर के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं था माननीय अध्यक्ष जी भी कि यहाँ का तालाब है। वहीं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने बेसहारा पशुओं का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी विधायक सतीश कुमार फागना ने सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, गांवों में पानी की निकासी और स्टेडियम की बदहाली से सरकार को अवगत कराया। आज एक बहुत महत्वपूर्ण इशू जिससे पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, बेसहारा पशुओं की वजह से, आवारा कुत्तों की वजह से, बंदरों की वजह से पूरे प्रदेश के अंदर लोग परेशान हैं। आज ऐसे हालात हैं कि जिसको हम गौ को माता कहते हैं और हमारे लिए पूजनीय है। रेनी सीजन होता है, मच्छर का सीजन होता है, सारे वो जो पशु हैं वो सड़क पे आ जाते हैं, और जिसकी वजह से वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। कईयों की जान चली जाती है, कईयों की टांगें टूट जाती हैं, कईयों की बाहें टूट जाती हैं। मैं भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ पर हरियाणा में, वैसे पूरे हरियाणा में सिंगल विंडो सिस्टम लागू होना चाहिए, जिससे जनता को बहुत फायदा मिलेगा और इससे सरकार की इनकम भी बढ़ेगी। जैसे हमारे नगर निगम है या नगर निकाय है, नगर पालिकाएं हैं, उनमें इनकम भी बढ़ेगी। मैं चाहूंगा कि इस इंडस्ट्रियल एरिया को, जैसे सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, डबुआ पाली रोड पर है, भाखरी पाली रोड पर है, इस एरिया को जो है ना अप्रूवल दिया जाए, ताकि इससे हमारे सरकार को भी इनकम होगी और ये अनऑथराइज एरिया है, इससे भी हमें निजात मिलेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री 17 मार्च को पहली बार बजट पेश करेंगे। इस बार प्रदेश का बजट करीब 1,95,000 करोड़ का हो सकता है। इससे पहले 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनोहर लाल ने 1,89,000 करोड़ का बजट पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
और अब खबर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर, जिसकी शुरुआत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से हो चुकी है। अब होली के बाद 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश का बजट पेश करेंगे। यह रिपोर्ट जरा देखें। हिमाचल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हुआ। सबसे पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए टीम इंडिया को बधाई दी और फिर सरकार के 2 साल के कामों की सराहना की। सर्वप्रथम मैं आप सभी माननीय सदस्यों को भारत के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजय की बधाई देता हूं। साथ ही मेरे द्वारा शुरू किए गए नशे के विरुद्ध अभियान को आज हिमाचल ने व्यापक तौर पर अपनाया है, जिसमें निश्चित ही मेरी सरकार तथा आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस माननीय सदन के इस अधिवेशन का आयोजन वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगे पारित करने, वर्ष 25-26 के बजट अनुमान पारित करने तथा महत्वपूर्ण विधायी कार्य के लिए किया गया है। यह माननीय सदन जनता की इच्छाओं और बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेशवासियों के कल्याण और उत्थान को प्रभावित करने वाली सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों पर विवेकपूर्ण तथा ज्ञान सम्मत विचार विमर्श की गौरवशाली परंपरा का इस माननीय सदन ने सदा ही निर्वहन किया है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सदन मेरी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर रचनात्मक विचार विमर्श की उच्च परंपराओं को बनाए रखे। अब राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चर्चा होगी, जो कि 13 मार्च तक चलेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू 17 मार्च को अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। इसके बाद 3 दिन बजट पर चर्चा होगी। बता दें कि इस बार का हिमाचल का बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 16 बैठकें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एबीवीपी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। यहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने जीवन के संघर्षों को छात्रों के साथ रूबरू भी किया। दिल्ली में एबीवीपी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुईं, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने छात्र राजनीति का जिक्र किया और कहा कि उनके परिवार में राजनीति से किसी का कोई संबंध नहीं था, लेकिन जब वो एबीवीपी से जुड़ी तो जुड़ती ही चली गईं। एक साधारण सा परिवार, बिल्कुल साधारण सा, जिसकी बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आगे बढ़ के संस्था से जुड़ के काम करता हो। और कैसे 1993 के कॉलेज में मैं संगठन से जुड़ी और फिर जुड़ती चली गई। आज भी मुझे अपनी छात्रा प्रमुख याद आती है, ऐसा लगता था कोई क्लास की मॉनिटर है। इस दौरान उन्होंने एबीवीपी की ओर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बतौर कैंडिडेट चुनाव लड़ने का भी जिक्र किया और बताया कि 1995 में एबीवीपी ने उन्हें बतौर कैंडिडेट चुनाव लड़ाना चाहा, लेकिन कॉलेज एफिलिएटेड नहीं होने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकी। हालांकि एबीवीपी ने उन्हें आगे भी मौका दिया और वो एबीवीपी की उम्मीदों पर खरी उतरी। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव एबीवीपी ने मुझे लड़ाया, पहली बार 1995 में नाम चला डूसू चुनाव लड़ाना है। मैं दौलत राम कॉलेज में थी और कॉलेज डूसू एफिलेटेड नहीं था, तो क्या भी डूसू लड़ाना है, क्या करना चाहिए? तो संगठन ने तय किया माइग्रेशन कराओ, तो सत्यवती कॉलेज में एडमिशन करा दिया। अगले दिन अनाउंसमेंट हुई तो मेरा नाम ही नहीं आया। तो पार्टी ने सोचा कि भाई ये बेचारी बड़ी वो होगी,
परेशान होगी, नाराज होगी। मैं कहा नहीं वो सारी चीज़ें ठीक है, मेरा वापस कॉलेज में एडमिशन कराओ। मैं सत्यवती में नहीं जाऊंगी। पर अगले साल अपने आप से मुझे दोबारा जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ाया, फिर अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। कार्यक्रम के समापन होने के बाद रेखा गुप्ता ने मीडिया से भी बातचीत की और कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में देश भर से हर राज्य की छात्राएं आई हुई हैं, जिन्होंने देश हित में काम करने का संकल्प लिया है। वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो यहाँ स्टूडेंट्स का प्रोग्राम था उसके बीच में आई और बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ देश भर से अलग अलग कोनों से स्टूडेंट्स आई हुई थी और छात्रा संसद के रूप में उनकी कार्यक्रम यहाँ हुआ। और साथ ही मैंने उन युवाओं से दिल्ली के लिए उनके सुझाव भी मांगे, दिल्ली को वो किस दृष्टि से देखते हैं और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और हमारे इस बजट के लिए क्या उनके सुझाव हैं। ये बातचीत भी की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस बड़े स्केल पे देश भर से हर राज्य से यहाँ पे छात्राएं आई हुई हैं और उन छात्राओं ने देश हित में काम करने का जो संकल्प लिया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गैर तलब है कि ABVP के कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की, जहां लोगों ने मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी और शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से। यहां 3 दिनों तक होली का उत्सव मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। इस दौरान मंदिरों को फूलों से सजाया गया और यहां पहुंचने वाले भक्त एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का त्यौहार मनाते नजर आए। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से काशी में होली के उत्सव की शुरुआत होती है, जो विशेष उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष आयोजन किए गए। मंदिर परिसर को फूलों और रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया गया, जिसने भक्तों का मन मोह लिया। बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया गया, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहा। मैं बनारस से हूँ और बहुत अच्छा लगा आज दर्शन करके और होली खेल के। बहुत मजा आया, हमने बहुत डांस किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कलर खेला, उन्होंने भी लगा, उनका भी कलर लगा, हमने भी लगाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ का जो होली है भव्य होली है, इसका तो कोई बखान ही नहीं है। आज तक सृष्टि में इतनी अच्छी होली तो कोई मनी ही नहीं है। हम कई साल से खेलने आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की होली अद्भुत होली है। काशी विश्वनाथ की होली बहुत अद्भुत, हाँ बहुत अच्छा लगा। अभी मशान की होली बाकी है, मशान की होली बाकी है। जय हिंद। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने अबीर गुलाल उड़ाकर और भजन कीर्तन कर होली का आनंद लिया। मंदिर परिसर में चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। हर्षोल्लास से रंग भरी एकादशी मनाई जा रही है बाबा के परिसर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए बैरिकेडिंग की गई है, ताकि प्रॉपर श्रद्धालु अपने पॉइंट से आए और निकासी भी अच्छी हो। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम है। पब्लिक ब्लॉक बनाए गए हैं चौक परिसर में, जहां भी आप देखेंगे पीछे हमारे, वहां बाबा की मूर्ति विराजमान की गई है। यहीं से जुलूस उठ करके गर्भगृह परिसर तक जाएगा और उसके बाद दक्षिणी द्वार से गर्भगृह के अंदर प्रवेश करेगा। इसके लिए भी प्रॉपर पुलिस फोर्स लगाई गई है और बाहर से भी मंदिर परिसर को फोर्स मिली है, जिसको भी सुव्यवस्थित किया गया है। पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुगण का मोबाइल परिसर में आना नहीं है, उसे प्रतिबंधित है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह प्रतिबंधित है। इस प्रकार से पूरी चाक चौबंद सुरक्षित व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे रंगभरी एकादशी का श्रद्धालुगण हर्षोल्लास बनाए जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। रंगभरी एकादशी से काशी में 3 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत होती है। इन 3 दिनों में शहर के विभिन्न मंदिरों और घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में
रंगभरी एकादशी की एक विशेष परंपरा है। यह काशी की ही परंपरा है, काशीवासियों की परंपरा है और मंदिर की परंपरा है। इसके अंतर्गत इस बार उसको सांस्कृतिक आयाम नया देते हुए त्रिदिवसीय उत्सव में परिवर्तित किया गया और उस त्रिदिवसीय उत्सव का आनंद पूरे काशीवासी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग ले रहे हैं, क्योंकि शिव का सबसे बड़ा धाम काशी है और रंगभरी एकादशी की जो पौराणिक कथा है वो भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच हुए संवाद के रूप में हरिवंश पुराण में उसका उल्लेख किया गया है। तो इस बार जो श्री कृष्ण जन्मस्थान है वहां से श्री काशी विश्वनाथ धाम यानी जो दोनों महत्वपूर्ण स्थल हैं रंगभरी एकादशी पर्व मनाने के उत्तर प्रदेश में और पूर्व और पश्चिम के बीच बिल्कुल एक जो पूरा पूर्वी छोर पर और पश्चिमी छोर पर प्रदेश के हैं, दोनों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक समन्वय के साथ उपहारों का आदान प्रदान हुआ है और धार्मिक जो एक संचार किया गया है उससे त्रिदिवसीय उत्सव हमारा और भी विशिष्ट बन पड़ा है। आज का जो रंगभरी एकादशी का मुख्य पर्व है यहाँ पर वहाँ बाबा विश्वनाथ माँ गौरा का गौने की शोभा यात्रा निकालने की परंपरा रही है। उसको बहुत ही विशिष्ट आयाम देते हुए मंदिर चौक में बाबा विश्वनाथ की माँ गौरा की चल रजत प्रतिमा स्थापित की गई है, जहाँ पर इस समय नृत्य संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। तो वहीं कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में होली की धूम मची हुई है। इस दौरान लोग नृत्य कर होली मना रहे हैं। लोगों ने एक दूसरे पर रंग और गुलाल बरसाया। रंगभरी एकादशी के अवसर पर काशी और मथुरा में होली का उत्सव धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का संगम प्रस्तुत करता है। भक्तों की श्रद्धा, उल्लास और परंपराओं के प्रति सम्मान इस पर्व को विशेष बनाते हैं, जो काशी की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब खबर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू शहर से है। यहां दो पक्षों में तनाव देखने को मिला है। दरअसल रविवार को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद हिंदू पक्ष की ओर से जुलूस निकाला गया, लेकिन यह बात मुस्लिम पक्ष को नागवार गुजरी और पथराव शुरू कर दिया गया, जिसके बाद हालात इतने बेकाबू हो गए कि उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। यह रिपोर्ट जरा देखें। घनघोर अंधेरा, सड़कों पर बिखरे हुए पटाखों के डिब्बे, गाड़ियों के टूटे हुए कांच और सड़कों पर चारों तरफ बिखरी हुई ईंट और पत्थर के टुकड़े। ये दृश्य हैं मध्य प्रदेश के महू के, जहां चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद रविवार रात निकल रहे जुलूस के दौरान विवाद हो गया था। जो विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रविवार रात करीब 10 बजे भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद पूरे शहर में जुलूस निकाला जा रहा था। 40 बाइक पर 100 से ज्यादा लोग जश्न मनाते हुए जा रहे थे। इसी दौरान जामा मस्जिद के पास आतिशबाजी को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया। पीछे चल रहे 5-6 लोगों को दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, जिससे अब वहां का माहौल शांतिपूर्ण है। प्रशासन ने इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे ही और इसके अलावा जो FIRs होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की। यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो पूरी करेंगे हम अभी
और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी, और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। आपको बता दें कि इस घटना की सूचना पर मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री उषा ठाकुर भी मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया और लोगों से शांति की अपील की, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महू में हुई घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उच्च पदाधिकारियों से वार्ता की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। देर रात्रि कलेक्टर महोदय के साथ महू की स्थिति का जायजा लिया और जनता से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इस घटना पर भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस तरह की घटना में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश ठाकुर ने भी मध्य प्रदेश के महू में हुई पथराव की घटना पर दुख जताया है और इस तरह की घटना को देश विरोधी बताया है। प्रकार की गतिविधियां जो स्थान स्थान पर समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे सूचना मिली है, बहुत ही दुखद है। भारत में रह करके इस प्रकार के देश विरोधी कृत्य करना बहुत ही कष्टकारी है। स्थानीय सरकारों को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां याद करें। गौरतलब है कि इस घटना के बाद पुलिस लगातार आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और उन आरोपियों की पहचान में जुटी है जो इस घटना में संलिप्त थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।